सो वी विल डू तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक. टोटल चैप्टर्स इनमें 23 चैप्टर्स हैं. वी विल डू वन बाय वन, starting with the first chapter, that is India geographical features and their impact on history. तो इंडिया के जो जोग्राफिकल फीचर्स है उसका इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. एंड दैट वाज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो यूपीएससी ने मेंस में पूछा भी था कि इंडिया की जोग्राफी है वो कैसे इंडिया की हिस्ट्री को इम्पैक्ट करती है. वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. इट इज़ जनरली सेड दैट हिस्ट्री हैज़ टू आइज, वन इज़ क्रोनोलॉजिकल एंड द अदर इज़ जोग्राफी. ये तो अभी इतना कुछ काम करनी है उसे मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है. जो जो इम्पोर्टेंट है वही बस हाईलाइटेड है. इसको सिर्फ एक बार पढ़ के समझ लेना बस. इन अदर वर्ड्स, टाइम एंड स्पेस आर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द हिस्टोरिकल प्रोसेस. अब ये बात तो हमको पता है कि टाइम एंड स्पेस है, ये सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं हिस्टोरिकल प्रोसेस को समझने के लिए कि किस टाइम पे वो चीज़ें हो रही थी और कौन से एरिया में वो चीज़ें हो रही थी. इन पर्टिकुलर अ कंट्रीज जोग्राफी लार्जली डिटरमाइंस इट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स. तो कंट्री की जोग्राफी ही उसका हिस्टोरिकल इवेंट को डिसाइड करता है. अब जैसे अगर पूरा हिली वाला एरिया होगा, अब यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि यहाँ पर वॉर हो रहा होगा. बट अगर हम इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करें, मतलब ये हिमालय उसके नीचे वाला जो एरिया है उसके इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर इधर से, जैसे इंडिया का मैं मैप रफली ऐसा बनाऊँ तो इंडस रिवर इधर से फ्लो हो रही है, गंगा रिवर इधर से. तो ये वाला जो प्लेन एरिया इधर वाला तो हिमालय है, इधर प्लेन एरिया, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. अब इस फर्टिलिटी के कारण, क्योंकि सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत अच्छे से क्या हो सकता है यहाँ पर फॉरेस्ट होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, एग्रीकल्चर की जा सकती है. तो इस लैंड के लिए लड़ाई होगी और इसलिए यहाँ पर वॉर ज़्यादा होंगे. हिमालयन रीजन में क्यों ही वॉर होगा, है ना. ऑलरेडी वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो यहाँ पर तो वॉर नहीं होगा. इसलिए इन किसी भी कंट्री की हिस्ट्री उसकी जोग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई इट्स जोग्राफी, हेंस द स्टडी ऑफ इंडियन जोग्राफिकल फीचर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्ट्री. इसलिए जो स्टडी है इंडियन जोग्राफिकल फीचर्स की वो कंट्रीब्यूट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्ट्री. The Indian subcontinent is a well-defined geographical unit. इंडिया एक सबकॉन्टिनेंट है और इज़ अ well-defined geographical unit. तो इंडिया को हम लोग सबकॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जैसे कॉन्टिनेंट हम किसको बोलते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट है ये तो हमको पता ही है. और वैसे ही अगर एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो प्रॉपर पूरे फीचर्स को होल्ड किया हुआ रहता है. जो एक डिस्टिंक्ट फीचर होल्ड किया रहता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं. बट इंडिया है वो जोग्राफिकली सेपरेटेड है बाकी एशियन कॉन्टिनेंट है उससे, और साथ ही साथ इसका खुद का एक डिस्टिंक्ट फीचर है जो इस कॉन्टिनेंट से मतलब बहुत अलग है, यूनिक है. इसलिए इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. इज़ अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल यूनिट है. इट मे बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. द हिमालयन माउंटेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड सदर्न पेनिनसुला. और इस बुक में वैसे ही ये पूरा इस चैप्टर को आगे बढ़ाएगा जहाँ पर क्या किया जाएगा, ये इंडिया इसमें सबसे पहले वो हिमालयन माउंटेन के बारे में बताएगा, उसके फीचर्स के बारे में. एंड देन इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया, मतलब ये वाले एरिया की बात करें. एंड देन सदर्न पेनिनसुला इसको बताएगा. ठीक है, तो 3 हेडिंग में इस चैप्टर में बताया जाएगा इंडिया की जोग्राफिकल फीचर्स को. देयर आर 5 कंट्रीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट. कौन कौन से 5 कंट्रीज़ हैं, तो अब यहाँ पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है तो उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो मिल के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिल बनाते हैं. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ये तो इंडिया हो गया. अब यहाँ पर है बांग्लादेश, इधर है श्रीलंका, इधर है पाकिस्तान और यहाँ है नेपाल एंड ये भूटान. ठीक है, तो ये सारे मिलके इधर तक से बांग्लादेश तक का, इधर मतलब ये तो इंडिया का ही पोर्शन है, इधर से बांग्लादेश ही है. तो टोटल 5 कंट्रीज़ है जो मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है. ओके, कौन कौन से, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया एंड यहाँ पे बांग्लादेश एंड श्रीलंका. ओके, वापस से रिकॉल करते हैं कौन कौन सा, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान. 5 कंट्रीज़ हो गए. ये सब मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं. एंड इन 5 कंट्रीज़ में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाता है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट अमंग देम एंड इट कंप्राइजेस 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस ये लास्ट सेंसस है इंडिया का. इसके बाद का जो सेंसस है वो पेंडिंग था, होना कब था, 2021 में. बट बिकॉज
ऑफ कोविड ये हो नहीं पाया था। तो अभी कब होने वाला है? 2027 में, ठीक है। तो 2027 का डेटा भी आया नहीं है, अभी हुआ ही नहीं है, तो आएगा कैसे? तो अभी हम लोग जो सेंसस डेटा यूज़ करते हैं वो 2011 सेंसस डेटा ही यूज़ करते हैं। ओके, सो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज़ ओवर 100 करोड़। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 100 करोड़ से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन थी। बट एट प्रेजेंट इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अब भले ही हम लोगों ने सेंसस नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग डेथ एंड बर्थ को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको ये पता चल गया। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट की है, उन्होंने बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन इतना हो चुके हैं ऐसे करके। और इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना पहले था, चाइना को सरपास कर दिया इंडिया ने, तो अब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करती है। ओके, जितने भी कंट्रीज़ हैं, अब पूरे वर्ल्ड में जितने कंट्रीज़ हैं उनको भी हम पढ़ेंगे जब मैप पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले अब मैंने वही बताया था कि 3 सब हेडिंग में ये स्टार्ट करेगा। पहला हेडिंग द हिमालयन माउंटेन, सेकंड में यहाँ इंडो गैंगेटिक प्लेन, एंड थर्ड सदर्न पेनिनसुला, और उसके बाद चैप्टर एंड हो जाता है। ओके, उसके बाद MCQ भी करेंगे, इसलिए एक एक डिटेल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एक भी MCQ में हम अटके नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। द हिमालयन माउंटेन। Himalayan mountains are situated on the north of India, starting from the Pamir in the extreme northwest of India. तो हिमालयन माउंटेन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है पामीर नॉर्थ। ओके, कहाँ से स्टार्ट होता है? अच्छा, हिमालयन माउंटेन आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालयास है वो इंडिया के नॉर्थ में, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हिमालयास कहाँ पर है? इंडिया के नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में, ठीक है। किधर से देख रहे हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि हिमालय रसिया के रिस्पेक्ट में किधर है, तो यहाँ पर ऊपर में है रसिया, तो रसिया के रिस्पेक्ट में तो साउथ में हो जाता है ना। बट हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में हिमालयास कहाँ है? नॉर्थ में है। तो हिमालयन माउंटेन्स आर सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द पामीर इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। और ये स्टार्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी पामीर से हम स्टार्ट करेंगे इन दी एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर से हिमालय से स्टार्ट होता है, ये एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट पोर्सन है हिमालयस का, और वहाँ से ये ईस्ट की तरफ बढ़ता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता है। इट हैज़ अ लेंथ ऑफ नियरली 2560 किलोमीटर। अब ये डेटा हम याद नहीं रखेंगे क्योंकि ये ओल्ड डेटा है। अभी इट हैज़ अ लेंथ ऑफ नियरली 2560 किलोमीटर विथ एन एवरेज ब्रेथ 240 से 320 किलोमीटर। बट रफली हमको पता होना चाहिए कि हाँ, जो हिमालय है उसका लेंथ लगभग 2560 किलोमीटर है, इतना 2560, और ब्रेथ है वो कितना है 240 टू 320। मतलब हमको क्या समझ आया कि लेंथ ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, इतना दूर तक का लेंथ ही तो दिख रहा है, बट उसका ब्रेथ जैसे ऐसे होगा ना, तो ये ब्रेथ है वो कम है, 240 से 320 किलोमीटर है। द हाइस्ट पीक ऑफ हिमालयस इज नोन एज माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर से फैक्ट्स याद रखने शुरू करना है। एक चीज़ हमने ये देखी कि पामीर नॉर्थ से हिमालय से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट हिमालय का क्या है? पामीर नॉर्थ, और इधर नॉर्थ ईस्ट वाला तक का जा रहा है। ओके, एंड देन हाईएस्ट पीक, हिमालयस का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट बोलते हैं हम उसको। तो हिमालयस ऐसे है, तो हाईएस्ट इसको बोल रहे हैं हाईएस्ट पीक, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट विथ इट्स हाइट ऑफ बीइंग 8869 मीटर, मतलब कि लगभग 8.8 किलोमीटर है, ठीक है। जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट है वो 8.8 किलोमीटर है। रफली पता होना चाहिए कि कितना, एग्जैक्ट नहीं पता तो भी, तो 8.8 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल वॉल है एंड प्रोटेक्ट करता है कंट्री को अगेंस्ट द कोल्ड आर्कटिक विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम साइबेरिया थ्रू द सेंट्रल एशिया। तो ये हिमालयास के कारण है इंडिया में जो साइबेरियन विंड्स है, वो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो नहीं आ पाती, तो इंडिया है वो रिलेटिवली वार्म रहता है एज़ कम्पेयर टू इधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, है ना। क्या बोला है? कंट्री को हिमालय है वो प्रोटेक्ट करती है कोल्ड आर्कटिक विंड से ब्लोइंग फ्रॉम साइबेरिया थ्रू सेंट्रल एशिया, ब्लोइंग फ्रॉम साइबेरिया थ्रू सेंट्रल एशिया, ब्लो कर रही है फ्रॉम साइबेरिया थ्रू सेंट्रल एशिया से ब्लो करती हुई आती है। तो ये भी नाम थोड़ा याद रखना है, साइबेरिया कौन से पोर्शन को बोल रहा है। तो हिमालय से अब जब हमको हिमालय का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए ये पूछा जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हिमालय से सबसे फर्स्ट चीज़ वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है कंट्री को अगेंस्ट दी कोल्ड आर्कटिक विंड्स,
आर्कटिक अंटार्कटिक तो पता है, ऊपर में आर्कटिक है एंड नीचे में अंटार्कटिक है, तो किससे प्रोटेक्ट करेगी? अगर यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे हिमालय, तो आर्कटिक विंड से प्रोटेक्ट करिए, जो कि कहाँ से ब्लो हो रही है? फ्रॉम साइबेरिया थ्रू सेंट्रल एशिया। थ्रू मतलब कि बीच में कहीं सेंट्रल एशिया पड़ रहा होगा, उसके पार होते हुए आ रही है, बट इंडिया में हिमालयस आ जाते हैं तो रुक जाती है। ठीक है, तो अब क्या बोलना है कि अगर हिमालयस का सिग्निफिकेंस पूछा जाएगा तो हिमालयस प्रोटेक्ट्स country against the cold Arctic winds blowing from Siberia through Central Asia. This keeps the climate of the northern India fairly warm throughout the year. तो पूरे साल भर ही इंडिया का क्लाइमेट है, नॉर्दर्न इंडिया का, वो वार्म ही रहता है। अदरवाइज हिमालयस नहीं होती तो ये आर्कटिक विंड्स भी ब्लो होती और ठंड पड़ता। Okay, the Himalayan region is mostly inhospitable in winter and generally covered with snow. Generally Himalayan region है वो हमेशा inhospitable हो रहता है, मतलब रहने लायक नहीं होता, inhospitable in winter and generally covered with snow से ही covered रहता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। It was considered for a long time that the Himalayas stood as a natural barrier to protect India against invasion. बहुत लंबे समय तक हम ये कंसिडर करते थे कि हिमालयस है तो इसके कारण इन्वेजन हो ही नहीं सकता, नेचुरल बैरियर है ना, कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता इतना हाइट, इतना एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण। बट हिमालय से एकदम कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में रास्ता है। ठीक है, तो इन पासेस, इन्हीं को हम बोलते हैं पासेस। तो हिमालयस में पासेस हैं, इनके कारण क्या होता है, जो इन्वेजर है वो सब इधर से आ जाते हैं और इंडिया में इन्वेजन हुए हैं, बहुत सारे इन्वेजन हुए हैं। बट द पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन, देखो नॉर्थ वेस्ट माउंटेन सच एस, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन में कौन कौन से पासेस है ये याद रखना है, कौन से डायरेक्शन में कौन से पासेस है एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो बट द पासेस इन दी नॉर्थ वेस्ट माउंटेन में कौन कौन सा? खैबर, बोलान, कुर्राम, गोमल प्रोवाइड ईजी रूट्स बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया इधर है और यहाँ पे हिमालय से, तो इधर खैबर, बोलान, कुर्राम। तो के वाला पहले याद रख लेते हैं, खैबर, कुर्राम, देन बोलान, गोमाल, बोलान, गोमल। तो खैबर, कुर्राम, बोलान, गोमल प्रोवाइडेड ईजी रूट्स बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच में ये ईजी रूट प्रोवाइड कर रहा है। कौन कौन से पासेस? खैबर, कुर्राम, बोलन एंड गोमल। तो के बीजी, खैबर, कुर्राम, बोलन, गोमल प्रोवाइडेड ईजी रूट्स बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच में ईजी पासेस, ईजी रूट प्रोवाइड करता है। दीज पासेस आर सिचुएटेड इन द हिंदू कुश, सुलाइमान एंड किरथार रेंज। अब ये जो रेंज है वो कहाँ पर है? इधर हिंदू कुश रेंज भी है, पाकिस्तान में ही है, सुलाइमान रेंज ये भी पाकिस्तान में है, किरथार रेंज ये भी पाकिस्तान में है। तो ये वाले रेंजेस हैं, उन्हीं में है ये पासेस सिचुएटेड है। From prehistoric times, there was a continuous flow of traffic through these passes. From prehistoric times, से ही देयर वॉज कंटिन्यूस, मतलब प्री हिस्टोरिक मतलब कि हिस्ट्री से पहले वाला पीरियड। अब हम लोग प्री हिस्टोरिक किनको बोलते हैं? जिनका हमारे पास कोई भी मतलब कि एविडेंस नहीं मिला हुआ है, जैसे कोई भी सामान नहीं है हमारे पास, या फिर कुछ भी रिटर्न एविडेंस ये सब नहीं है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट ये सब कुछ भी नहीं है अवेलेबल, डिसिफर नहीं कर पाएंगे हम। तो और हिस्ट्री जहाँ पर का एविडेंस हमको मिलना शुरू हुआ, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके कुछ हमको एविडेंस मिले हुए हैं, जैसे बीड्स वगैरह ये सब मिला हुआ है। लेकिन जो IVC है उसमें जो सील्स वगैरह है उसके में कुछ लिखा हुआ है, उसको हम अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं, मतलब समझ नहीं आया है कि ये लिखा क्या हुआ है, तो वो हिस्ट्री में आता है। ठीक है, बट जिनका हमको कोई एविडेंस ही नहीं मिला हुआ है कि इस टाइम पे पता नहीं लोग रहते भी थे या नहीं, जिंदा थे भी या नहीं, कोई था या नहीं, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स देयर वाज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रैफिक थ्रू दीज पासेस। तो इन पासेस से ही क्या होते थे, लोग आते जाते थे। मैनी पीपल केम टू इंडिया थ्रू दीज पासेस एज इन्वेडर्स एंड इमिग्रेंट्स। मतलब बहुत सारे लोग क्या आते थे, इन्हीं पासेस के थ्रू आते थे, इन्वेडर्स एंड इमिग्रेंट्स। फिर द इंडो आर्यंस एंड द इंडो ग्रीक, पार्थियन, साका, कुसान, हुन एंड टर्क्स एंटर्ड इंडिया थ्रू दीज पासेस। अब हमको पता भी है कि आर्यंस थे वो इंडिया के तो नहीं थे, इंडिजिनस नहीं थे ना ये ग्रुप, इंडो आर्यन बाहर से आए थे। इंडो ग्रीक ये भी, अब इनका सबका लोकेशन भी थोड़ा थोड़ा याद रखना है। इंडो ग्रीक कौन से वाले पोर्शन में थे, यहाँ कहीं पे थे। पार्थियंस थे वो इधर थे, साका भी इधर कहीं थे, कुसानास तो ये जम्मू कश्मीर को भी लेते हुए इस साइड थे। हुन एंड टर्क्स एंटर्ड इंडिया, ये सब एंटर करेंगे इंडिया में थ्रू दीज पासेस, इन्हीं पासेस के थ्रू इंडिया में एंटर किए थे।
तो ये सब क्या है, आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर में कौन कौन सा याद रखना, इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक, पार्थियंस, साका, कुषाण, हुन एंड टर्क्स entered India through these passes. Swat Valley in this region formed another important route and Swat Valley है इसी रीजन में ही स्वात वैली भी है जो कि इम्पॉर्टेंट रूट है। अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन, जो अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया बोलते हैं ना, वो भी इंडिया आया था इन्हीं रूट से, ठीक है। थ्रू दिस रूट स्वात वैली इन दिस रीजन फॉर्म्ड अनदर इम्पॉर्टेंट रूट, और अलेक्जेंडर भी इसी रूट से आया था। अपार्ट फ्रॉम इन्वेडिंग आर्मीज, मिशनरीज एंड मर्चेंट केम टू इंडिया यूजिंग दीज रूट्स। अपार्ट फ्रॉम इन्वेडिंग आर्मीज़ को इन्वेट करने के अलावा मिशनरीज, मर्चेंट्स ये भी आते थे। तो ऐसा नहीं है कि इन पासेस से सिर्फ इन्वेजन करने ही लोग आते थे, उसके बजाय बाकी कुछ मिशनरीज भी आते थे जो अपने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए आते थे। मर्चेंट्स, व्यापार के लिए भी लोग इन्हीं पासेस से आते जाते थे to India using these routes. Therefore, these passes in the northwest mountains had facilitated trade as well as cultural contacts between India and Central Asia. और इसीलिए ये जो passes है नॉर्थ वेस्ट माउंटेन में, therefore these passes in the northwest mountain had facilitated trade as well as cultural contacts. तो अब हिमालय के सिग्निफिकेंस में एक तो हमने ये सोच लिया कि हम क्या बता सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है हमको, प्रोटेक्ट करता है इंडिया को फ्रॉम आर्कटिक विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम साइबेरिया थ्रू सेंट्रल एशिया। सेकेंड थिंग हम ये बोल सकते हैं दीज पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन हैड फैसिलिटेटेड ट्रेड एज वेल एज, तो passes in the Himalayas in the northwest mountain had facilitated trade as well as cultural contact between India and Central Asia. India and Central Asia के बीच cultural contact को भी facilitate किया है। अगर ये passes नहीं होते तो इंडिया कभी सेंट्रल एशिया में जा ही नहीं पाता। इंडिया के लोग सेंट्रल एशिया से वहाँ के लोग नहीं आ पाते, वहाँ पे जो सामान बढ़ रहा है वो ट्रेड के थ्रू इंडिया में नहीं आ पाता, और सेम goes vice versa. In the north, the Kashmir is Karakoram range. In the north of Kashmir, the Karakoram range, तो कश्मीर है उसके नॉर्थ में क्या है, वही इधर कश्मीर है, उसके नॉर्थ में है काराकोरम रेंज। द सेकेंड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज सिचुएटेड हियर। तो हिमालयस का टॉप का नाम क्या था, माउंट एवरेस्ट, और काराकोरम रेंज है उसका टॉप का नाम क्या है, माउंट गॉडविन। सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। पहला हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, और सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है, काराकोरम रेंज है जो कि कश्मीर है उसके नॉर्थ में। माउंट गॉडविन ऑस्टिन यहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। इसी को K2 भी बोलते हैं, K2 पॉइंट, माउंट गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2। दिस पार्ट ऑफ हिमालयस एंड इट्स passes are high and snow covered in the winter. The Karakoram highway via Gilgit is connected to the Central Asia. और जो काराकोरम हाईवे है, काराकोरम रेंज है, इसी साइड इसी तरफ क्या है, काराकोरम हाईवे भी होगा वाया गिलगिट, इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल एशिया, बट देयर वाज लिटिल कम्युनिकेशन थ्रू दिस रोड। पर बहुत कम ही कम्युनिकेशन होता है इस रूट से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है एंड स्नो कवर्ड है। तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम रेंज नॉर्थ ऑफ कश्मीर। अब जनरली क्या होगा, अगर यूपीएससी को पूछना होगा तो क्या लिखेगा, मैच दी फॉलोइंग में दे देगा कि हिमालय है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, और मतलब सही से मैच हुआ या नहीं। फिर काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। तो ये याद रखना है इसीलिए। फिर है द वैली ऑफ कश्मीर इज सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन्स। जो कश्मीर वैली है वो चारों तरफ हाई माउंटेन से सराउंडेड है। अब वैली हम लोग बोलते भी उसी को है कि इस साइड ऐसे हाई माउंटेन है, इस वाले पोर्शन को हम लोग वैली बोलते हैं। हाउएवर इट कुड बी रीच्ड थ्रू सेवरल पासेस से हम पहुंच सकते हैं। द कश्मीर वैली रिमेन्स यूनिक फॉर इट्स ट्रेडिशन एंड कल्चर। एंड कश्मीर वैली है वो बहुत यूनिक है क्योंकि उसका ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है। नेपाल इज़ ऑल्सो ए स्मॉल वैली अंडर द फुट ऑफ द हिमालयस। तो ये जैसे इंडिया, इधर नेपाल है, इधर भूटान, तो नेपाल भी वैली ही है, कश्मीर भी वैली में ही लोकेटेड है, नेपाल भी वैली ही है। एंड देन Nepal is also a small valley under the foot of the Himalayas and it is accessible from Gangetic Plain through a number of passes। and ये accessible है from Gangetic Plain through number of passes से accessible हम access कर सकते हैं नेपाल को। फिर in the east the Himalayas extend up to असम। in the east Himalayas extend करती है असम तक का। इंडिया में कौन कौन सी स्टेट कहाँ पर है इसको भी एक बार रिकॉल करते हैं। चलो, रफली इंडिया का मैप ड्रॉ करना आना चाहिए और क्विकली ड्रॉ करना भी आना चाहिए।
ओके, अब ये वाला पोर्शन लद्दाख है। दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, फिर ये उत्तर प्रदेश, इधर फिर नेपाल, उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बड़ा है, फिर इधर भूटान, इधर भूटान, इधर बिहार। ये नेपाल और भूटान ये इंडिया का पोर्शन नहीं है। ओके, इसको डिफरेंट कलर में बना देते हैं। दिस इज़ नेपाल एंड दिस इज़ भूटान, बट ये इंडिया का पोर्शन नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश और ये बिहार, सिक्किम ये इंडिया का ही है। इधर वेस्ट बंगाल और फिर इधर वाला पोर्शन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर ये पूरा यूपी है, ठीक है। इधर झारखंड, ये पूरा सा झारखंड, फिर उड़ीसा, एंड उसके बाद फिर यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, मध्य प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरला, इसके इस साइड में तमिलनाडु, बीच में यहाँ पे तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़ पूरा यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ पर हमने ये वेस्ट बंगाल कर लिया था। फिर ये इधर बांग्लादेश का पोर्शन है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है। उसके ऊपर में फिर ये इधर आसाम है। आसाम के बाद फिर इधर थोड़ा सा देखते हैं, ये आसाम, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, ये मेघालय, फिर त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। बस, तो सारे 28 स्टेट्स याद होने चाहिए, उनका लोकेशन भी कहाँ कहाँ पर है वो। देन इन द ईस्ट हिमालयस एक्सटेंड अप टू असम। द इम्पॉर्टेंट mountain in the region are Patkoi, Nagai, Lusai ranges. These hills are covered with thick forest due to the heavy rains and mostly remain inhospitable. ईस्ट में हिमालयस है वो असम तक का एक्सटेंड करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन है इस रीजन में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, पटकोई, नागाई, लुसाई, पटकोई, नागाई, लुसाई रेंजेस। These hills are covered with thick forest due to the heavy rains and mostly remains inhospitable. तो ये जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स है इन दिस रीजन आर पटकोई, नागाई, लुसाई रेंजेस। पटकोई, नागाई, लुसाई ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है इन हिमालयस का। इम्पॉर्टेंट माउंटेन इन दिस रीजन पटकोई, नागाई, लुसाई, नॉर्थ ईस्ट वाला हिमालय का नाम है ये। द हिल्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ड्यू टू हैवी रेन्स एंड मोस्टली रिमेन्स इनहॉस्पिटेबल। और इस साइड वाला जो है नॉर्थ ईस्ट हिमालयस है वो बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। अब मासिन राम जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन वाला प्लेस है ना, वो इसी साइड ही है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय का ही पार्ट है वो। The mountains north east India is difficult to cross and may parts of this region had remained in relative isolation। और ये जो माउंटेन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनको क्रॉस करना, बहुत सारे पार्ट इस रीजन के रिलेटिव आइसोलेशन में ही है। फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन की बात करते हैं। इंडो